फ्री फॉल, निफ्टी लुढ़का 8,000 के नीचे, सेंसेक्स भी करीब 500 पॉइंट लुढ़का 8 महीने के निचले स्तर पर बाजार में और कितनी गिरावट है, बाकी क्या अभी निवेश का है सही वक्त या थोड़ा इंतजार करना ही है सही रणनीति? बात करेंगे बाजार के दिग्गजों से बुलेटिन में आगे। टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबर, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग को टेलीकॉम कमीशन से मिली ग्रीन सिग्नल। वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के साथ कल अहम बैठक, वित्त मंत्री बैंकों पर कर्ज सस्ता करने के लिए डाल सकते हैं दबाव। उधर आरबीआई ने वित्त मंत्रालय से की सरकारी बैंकों में और पूंजी डालने की मांग। I think the economy can be moved in about 6 months to 12 months. But I'm afraid 2015 may turn out to be a wasted year. हमारे खास प्रोग्राम काउंटर पॉइंट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के अब तक के काम पर रखी बेबाक राय का बोल्ड फैसले लेने से ही पटरी पर लौटेगी इकोनॉमी, आरबीआई और सरकार के बीच में तालमेल की कमी। मैगी पर बैन के खिलाफ नेस्ले पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट, फसाई के आदेश को दी चुनौती। और एनडीए की नाव में सवार हुए मांझी बिहार से मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मांझी के एनडीए में आने से बीजेपी को कितना होगा फायदा, बात करेंगे आवाज संपादक संजय पुगलिया से बुलेटिन में आगे। ये है सबसे बड़ी हेडलाइंस आवाज एट 9 में आज। मैं हूं तमन्ना इनामदार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ और सुर्खियां। कल ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद पर फिर सकता है पानी, अप्रैल में आईपी घटने का अनुमान। वहीं महंगाई की मार रहेगी जारी, मई में सीपीआई 5% के पास पहुंचने की आशंका। अशोभा तूफान ने बिगाड़ी मानसून की चाल, अब 15 जून तक मुंबई पहुंचेगी मानसून, लेकिन निजी एजेंसी स्काईमेट ने 13 से 16 जून के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। बैंक खाता खोलना हुआ और आसान, एड्रेस प्रूफ दस्तावेज का दायरा बढ़ा, बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल बिल भी होंगे अब मान्य। चंडीगढ़ देश का सबसे खुशहाल शहर, दिल्ली को सबसे खुश रहने वाले महानगर का खिताब। एलजी इंडिया की खुशहाली सर्वे से निकल कर आई बात, कहां है दूसरे शहर, देखिए आगे। और आवाज एट 9 में आज सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां फिर कोहराम मचा हुआ है। बाजार का फ्री फॉल जारी और वो एक के बाद एक अहम लेवल तोड़ते जा रहा है। भारी बिकवाली ने आज बाजार को चारों खाने चित कर दिया। ऐसा लगा कि लगातार पिटाई के बाद बाजार में कोई दम नहीं बचा है। बिकवाली की मार के कारण निफ्टी ने 8,000 के साइकोलॉजिकल स्तर को तोड़ दिया। वहीं सेंसेक्स को 470 पॉइंट का झटका लगा। बाजार की जोरदार पिटाई की क्या वजह है? क्या बाजार फिर से खड़ा होने का हौसला जुटा पाएगा या गिरावट का ये ट्रेंड, ये सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर देखना अभी बाकी है? इस सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं मार्केट रेटर अनिल सिंघवी, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। अब सभी का स्वागत है। लेकिन अनिल जी, पहले बात आपसे, आखिर किस वजह से बाजार में ये भूचाल आया है और क्या, अगर हम आज के बाजार को देखें तो क्या रहे गिरावट के बड़े कारण? आज की गिरावट काफी भयानक थी, खासतौर से इस लिहाज से कि कल भारतीय बाजारों में 7 दिनों की तेज गिरावट के बाद एक बेहतरीन रिकवरी दिखी। आज दुनिया भर के बाजार मजबूत थे। शुरुआत हमने काफी तेजी के साथ की, लेकिन ऊपर के लेवल से सेंसेक्स लगभग 700-800 पॉइंट लुढ़क गया और निफ्टी में भी 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला। सुबह शुरुआत भारतीय बाजारों की मजबूती के साथ हुई, लेकिन उसके बाद कमजोरी बढ़ती हुई दिखी। और उसकी वजह यह थी कि कल के सेशन में भले ही बाजार मजबूती के साथ बंद हुए हो, लेकिन एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े थे और जो कुछ भी कल की तेजी दिखी वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी और कहीं कोई फ्रेश खरीदारी होती नहीं दिखी। बैंकिंग शेयरों में आज फिर से दबाव बढ़ता हुआ नजर आया, जिसने बाजारों पर प्रेशर बनाया और कुल मिलाकर इस वक्त सेंटीमेंट इतना कमजोर हो चुका है कि हर उछाल पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बिकवाली करने के मूड में, और ये कुछ वजह थी जिनके चलते बाजारों में आज जबरदस्त प्रेशर दिखा। 8,000 के लेवल को बाजार ने डिफेंड करने की कुछ कोशिश मिड सेशन में जरूर की, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटा भारी पड़ता हुआ दिखा। फाइनली 8,000 के नीचे दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास निफ्टी बंद हुआ। 2% के नुकसान के साथ सेंसेक्स 2% टूटा
टूटा। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पर आता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5% के आसपास की कमजोरी बनती हुई दिखी, सबसे ज्यादा यहीं पर नुकसान था। यही वजह थी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी ज्यादा और बढ़ने वाले शेयर काफी कम रहे। आज के सेशन में आप देख सकते हैं 1100 शेयर कमजोर थे। प्राइवेट बैंक्स ने लीड करने का काम किया आज की कमजोरी को, कोटक महिंद्रा बैंक, यस, इंडसइंड, लेकिन इनके अलावा निफ्टी के बाकी प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब के सब कमजोरी के साथ बंद हुए। पीएसयू बैंक्स भी पीछे नहीं थे, खासतौर से एसबीआई, बीओबी, पीएनबी जैसे दिग्गजों से दबाव बनता हुआ दिखा। वहीं ऑटो शेयरों की रफ्तार भी खराब होती दिखी। टाटा मोटर्स पर सीएलएसए के डाउनग्रेड के बाद 4% का कट आता नजर आया आज के सेशन में। वहीं पावर शेयरों में टाटा पावर तेजी से टूटा, एनटीपीसी, रिलायंस इंफ्रा, अदानी पावर जैसे शेयर भी आज कमजोर थे। रियल्टी शेयरों में तेज गिरावट, यूनिटेक हालांकि 7 रुपए का स्टॉक हो चुका है, लेकिन आज 8% की गिरावट यूनिटेक में देखने को मिली। बाकी शेयर भी डीएलएफ काफी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। कैपिटल गुड शेयरों में भेल एलएनटी ने आज की कमजोरी को लीड करने का काम किया, सारी मजबूती यहां खत्म होती दिखी। वहीं आईटी शेयरों में भी तेज मार पड़ती नजर आई। विप्रो, एक्सेल टेक, टीसीएस जैसे शेयरों पर तेज गिरावट का रुझान रहा। सीमेंट शेयरों में जबरदस्त गिरावट थी। निफ्टी के चारों सीमेंट शेयर आप देख सकते हैं 2 से 4% की रेंज में टूटते हुए नजर आए। वहीं टेलीकॉम शेयरों में यहां पर रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया जैसे दिग्गजों में भारतीय में अच्छी कमजोरी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गजों में रिलायंस, केन, ओएनजीसी जैसे शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। वहीं फार्मा शेयरों में भी सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर जैसे शेयर आज कमजोरी रहे। निफ्टी पर इनके अलावा गिरने वाले शेयरों का जिक्र करें तो बॉश, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी जैसे दिग्गजों से दबाव बनता नजर आया। जी, और अब बात करते हैं अपने एक्सपर्ट्स से। मयूरेश, आपके पास आते हैं। बाजार में गिरावट के क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं? सो क्लियरली अगर हम देखेंगे तो जितनी डिसअपॉइंटमेंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आई है Q4 में, और जैसे संकेत मिल रहे हैं ऑफ अ वीक मॉनसून, एक्सपेक्टेशंस ऑफ आरबीआई कट्स नॉट कमिंग थ्रू, आई थिंक मार्केट्स रियलाइन कर रहा है फैक्ट को कि शायद आई थिंक जो अर्निंग्स रिकवरी है ये पोस्टपोन हो जाएगी Q2, Q3 टू से द लीस्ट। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं वो भी एक ओवरहैंग सा बनाए रहे हैं। आई थिंक ग्रीस में क्या होगा इन टर्म्स ऑफ देयर बेल आउट पैकेज एंड यूएस फेड एक्शन, व्हाट हैपेंस विद दैट इन सितंबर। सो क्लियरली आई थिंक ये सारे फैक्टर्स टैंडम में काम करके एक सेंटिमेंट्स पे जो एक मार पड़ा है, आई थिंक दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो मुझे लगता है आई थिंक जो भी आप देख रहे हो, इट्स जस्ट रिपरकशन ऑफ व्हाट एवर हैज टेरिबली गॉन रॉन्ग विद ऑल दीज फैक्टर्स। और अगर कोई भी वेरिएबल्स और भी खराब होते हैं तो फॉर इंस्टेंस Q1 अर्निंग्स आर मच वर्सर ऑफ देन व्हाट मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग, या मॉनसून्स टर्न आउट टू बी मच लोअर इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेजेस, आई थिंक सेंटिमेंट्स विल टर्न फर्दर सार। एंड उसके ऊपर आई थिंक जो की बिल्स एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट्स, इफ दे आर नॉट पास थ्रू इन द मॉनसून सेशन, आई थिंक दैट कैन क्रिएट फर्दर वीकनेस। मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंट सार हो चुके हैं और अर्निंग्स रिकवरी को टाइम लगने की वजह से आई थिंक यू आर सीइंग द काइंड ऑफ मेहम दैट यू आर सीइंग इन द मार्केट। राइट। अजय, आपको क्या लगता है कि अभी बाजार में एक लेवल आ गया है या गिरावट के और आसार हैं? जी, अब 8000 जिस तरह से टूटा है आज, लग रहा है कि ये मार्केट 7800, 7700 की तरफ जा सकता है। तो हमारी यही एडवाइस रहेगी कि कैश में बने रहिए, नया निवेश मत करिए, और कुछ भी उछाल अगर मार्केट में आता है तो थोड़ा आप बेच के निकलिए। पोजीशन लाइट करने का टाइम है, ये टाइम नहीं है नए पोजीशंस लेने का। जी मयूरेश, लोग 7700, 7800 तक की निफ्टी के फिसलने की बात कर रहे हैं। अगर बाजार इन स्तरों तक गिरता है तो क्या वैल्यूएशंस उस लेवल पर आपको आकर्षक लग रहे हैं? आई थिंक क्लियरली 7500, 600 की अगर हम बात भी करें तो आई थिंक इट्स जस्ट 200-250 पॉइंट्स, और जैसे आप फॉल देख रहे हैं आई थिंक दैट इज हार्डली एनीथिंग टू गो विद। तो मुझे लगता है आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक्स एंड इफ यू आर चेजिंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स जहां पे ग्रोथ और अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग लगता है, आई थिंक फर्दर फॉल में अक्यूमुलेट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल चालू करना चाहिए। जहां तक लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात आती है, एट अराउंड 7500, 7600 ऑन निफ्टी, मुझे लगता है इवन ऑन एन एवरेज बेसिस इफ यू टेक द लास्ट 7 or 8 years, आई थिंक valuations on a Sensex basis will become very, very attractive. अजय, क्या आपको लगता है कि निवेशकों को लंबी अवधि के लिहाज से अभी खरीदारी करनी चाहिए, या फिर आप कहेंगे कि अभी भी इंतजार करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अभी भी एक बॉटम शायद लग नहीं रहा आपको कि आया है? या देखिए, वो तो कर ही सकते हैं। 3 से 5 साल का नजरिया है अगर, तो आप डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हमारा यही जो ब्रॉड थीसिस यही है
कि आपको यहां से कम मार्केट के लेवल्स मिलेंगे और अच्छे लेवल्स मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वेट भी कर सकते हैं। अभी बहुत कहना मुश्किल है कि कितना और नीचे मार्केट जाएगा, बट लगता है कि 7,600 700 के स्तर आ सकते हैं, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट थोड़ा बहुत निवेश आप कर सकते हैं अगर 3 से 5 साल का आपका नजरिया है। कुछ चुनिंदा ब्लू चिप स्टॉक्स जो इनके अच्छे कैश फ्लो हैं, अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छे बिजनेस मॉडल है, उस तरह के स्टॉक्स आप उठा सकते हैं। राइट, कर सकते हैं थोड़ा निवेश। मयूरेश से थोड़ा और स्पेसिफिक जान लेते हैं। मयूरेश, आपकी क्या पसंद होगी? अभी आप कौन से सेक्टर्स में या स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देंगे? I think on a buying side, हम काफी optimistic है financials पे। within financials, private banks is something that we still believe, जहाँ पे earnings momentum अगले 1 से 1.5 साल में बरकरार रह सकता है। थोड़ी disappointment रही है with a few companies in terms of asset quality, but मुझे लगता है I think private financials should hold up. In the similar breadth, IT companies में अगर और crack आता है तो मुझे लगता है कि valuations काफी attractive हुए हैं। cross currency growth में जो हमारे अनुमान है both in revenue terms as well as earnings growth, in the next 3 to 4 quarters, I think IT companies should start delivering better numbers. और जैसे discretionary spends हम witness कर रहे हैं in key markets of US, I think that trend should continue. And again, I think selective pharma stocks, I think Sun Pharma की जो पिटाई हुई है, I think एक बहुत qualitative franchise है, pipeline of drugs is quite strong और valuations भी अभी काफी attractive हुए हैं after the correction. अजय, आप स्पेसिफिक होना चाहेंगे, सेक्टोरल और स्टॉक पिक्स क्या रहेंगे आपके इस समय, क्या फोकस एरिया रहेगा? हाँ, देखिए, ग्लोबल के तौर से आप आईटी और फार्मा देख सकते हैं। रुपये भी नीचे जाएगा तो आईटी फार्मा अच्छा करेंगे, तो ये तो आप ग्लोबल के तौर से देख सकते हैं। और भारतीय कंजम्पशन पे हम एमएनसी एफएमसीजी कहेंगे, वो वहां पे अच्छे आपको डिफेंसिव भी है और आपको प्रोटेक्शन है। और चौथा मैं कहूंगा कि प्राइवेट बैंक्स जब इकोनॉमी टर्न अराउंड करता है, सबसे अच्छा प्रदर्शन प्राइवेट बैंक्स का रहेगा, वो आप देख के चुन के रख सकते हैं। जी, शुक्रिया अजय, और साथ ही मयूरेश आपका भी, और अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी। तो यहाँ पर तमन्ना सभी लोग सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस रहें, लेकिन एक खरीदारी का मौका भी सबको दिखाई दे रहा है, बस ये कि नजर आपकी सही जगह पर होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंची मैगी की जंग। टेलीकॉम कंपनियों के लिए आई अच्छी खबर, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए दोनों खबरें। आज टेलीकॉम कंपनियों के लिए अच्छी खबर आई है। टेलीकॉम कमीशन ने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग के ड्राफ्ट नियमों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन की सिफारिशें टेलीकॉम मंत्री को भेजी जाएंगी। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू से। दीपक, टेलीकॉम सेक्टर के लिए किस तरह की राहत की बात है ये? जी देखिए, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग के पूरे मामले को आज टेलीकॉम कमीशन ने एक तरह से हरी झंडी दे दी है और अब पूरा मामला अब टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास है और उसके बाद कैबिनेट के पास इसे भेजा जाएगा। तो कुल मिला के सोर्सेज हमें इंडिकेट ये कर रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक कैबिनेट इस पूरे मसौदे को जो है स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग के इस पूरे मसौदे को अपनी मुहर लगाएगी और उसके बाद एक काफी आसान रास्ता यहाँ पर कंपनियों के लिए भी और कंज्यूमर्स के हित में भी काफी कुछ निकलता आएगा। अगर कंपनियों के लिहाज से बात करें तो कंपनी फिलहाल यहाँ पर कई ऐसे सर्कल्स हैं जहां कंपनियों के यहाँ खाली स्पेक्ट्रम में जो यूज नहीं हो रहे हैं, उन स्पेक्ट्रम का यहाँ पर इस्तेमाल कंपनियां शेयरिंग और ट्रेडिंग करके अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ बना सकती हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स को भी एक तरह से काफी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉल ड्रॉप की जो शिकायत लगातार हो रही थी, वो कहीं ना कहीं जब शेयरिंग और ट्रेडिंग का स्पेक्ट्रम होगा तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी यहाँ पर शेयरिंग के माध्यम से कॉल ड्रॉप से यहाँ पर निजात मिल पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर निकल के ये आ रहा है कि टीआरआई ने जो सिफारिश करी थी स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को लेकर कि एक कैप, जो स्पेक्ट्रम कैप लगाने की बात थी, यहाँ 25% ज्यादा यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर एक सर्कल में होल्ड नहीं कर पाएगा। ये देखना लाजमी होगा कि क्या वाकई में सरकार इस सिफारिश को, टीआरआई की सिफारिश को स्वीकार करती है तो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उनके लिए आगे चलकर काफी मुश्किलों का दौर हो सकता है। जी दीपक, शुक्रिया।
टेलीकॉम कमीशन के स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग के ड्राफ्ट नियमों को मंजूरी देने के बाद सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सीओआई के डीजी राजन मैथ्यूज ने कहा कि नए नियमों को के तहत एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग मुमकिन होगी, जिससे कॉल ड्रॉप में भी कमी आएगी। ओवरऑल काफी लंबा समय इंतजार रहा है, इसमें आज अप्रूवल मिला है, क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं? So first of all, we are finally pleased that this has gotten up to the cabinet level, because that is the final approval level. We've been asking for this for over a year plus. So this is good news. It is good news for the industry if the recommendations made by the TRAI is principally adopted. There were some issues that we had raised in terms of the cap on spectrum, because the larger operators will find it difficult in some of the areas because they already have a fair degree in terms of that 25%. So that is one thing that we will be needing to look at. Second thing is that the SUC charge that had been proposed by the TRAI was a nominal 0.5%, not the combined spectrum from the two put together and then the top maximum SUC charge being applied. So hopefully that is also going to be approved. If those are in place, I think this will be a big benefit to the industry. अगर ओवरऑल हम टीआरआई सिफारिशों की बात करें तो मोटा मोटी कौन सी ऐसी बड़ी सिफारिश है जो ओवरऑल एज अ गेम चेंजर साबित होगी, बोथ फॉर इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर कंज्यूमर्स? What this is going to do is that where there is split spectrum, so if somebody has 1 or 2 megahertz here, 1 or 2 megahertz there, you can put it together and create 5 megahertz combined contiguous, which will now allow 3G and 4G services. This is where the consumer will benefit, because this will allow data services and new technologies and applications to be provided to them. एक बड़ा सवाल से कॉल ड्रॉप्स को लेकर है, क्या इस ओवरऑल शेयरिंग और ट्रेडिंग के माध्यम से कॉल ड्रॉप से भी कंज्यूमर्स को यहाँ पर निजात मिल सकती है? Yes, this will help in the call drop situation, because in those areas when there's high congestion, which is one of the reasons, because there's no cell towers to pick up that additional load. So when you are going to share spectrum, what you can also be allowed to do is share the active infrastructure on your towers. Previously, you could only share the passive infrastructure, which is the steel and everything else. Now, because you can share the BTS, it will also help to address the issue of call drops in some areas. कल यानी 12 जून को वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकारी बैंकों के सीईओ से मिलेंगे। इस बैठक में पिछले वित्त वर्ष में बैंकों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसमें खास तौर पर बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ पर नजर रखी जाएगी। साथ ही माना जा रहा है कि वो बैंकों से दरों में कटौती करने को भी कह सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ जुड़े हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, कल बैंकरों के साथ वित्त मंत्री की इस बैठक में कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं? देखिए, वैसे तो मुद्दे हैं कि पिछले कारोबारी साल में बैंकों का प्रदर्शन कैसा रहा क्रेडिट ग्रोथ के मामले में, डेबिट और बाकी स्कीम को लागू करने के मामले में। लेकिन ये बैठक एक मामले में काफी अहम है। वो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैठक से कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ने बैंक दरें घटा दी हैं और बैंकों ने अभी पूरी तरह से उसको कंज्यूमर पर पास ऑन नहीं किया है। हर बार बैठक में मुद्दा उठता था, वित्त मंत्री बैंकों से सलाह देते थे कि आप कंज्यूमर को पास ऑन करिए, ब्याज दरें कम करिए। तो हवाला ये दिया जाता था कि रिजर्व बैंक ने बैंक दरें अभी तक कम नहीं की है। लेकिन अब आरबीआई की तरफ से बैंक दरें घटाने के बाद अब पूरी गुंजाइश बन रही है और यही मुझे लग रहा है, जो सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्री खासतौर से फोकस करेंगे और बैंकों पर दबाव डालेंगे कि अब जाकर के आपके पास पर्याप्त गुंजाइश है कि आप कंज्यूमर को सस्ता में लोन मुहैया कराएं, चाहे होम लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, ताकि बाकी सेक्टर में भी इसका असर देखने को मिले। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें यह है कि पिछले कुछ दिनों से सरकार ने जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं लागू की है, चाहे बीमा योजना है, इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा योजना है, उन सारे में बैंकों की जिम्मेदारी काफी अहम है। उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, इस पर बातचीत की जाएगी। मुद्रा बैंक को लेकर क्या अब तक प्रगति हुई, इस पर बातचीत की जाएगी। और एक और मुद्दा है एनपीए को लेकर के। एनपीए में सुधार आया, लेकिन अभी भी पर्याप्त गुंजाइश है इसमें सुधार करने की। तो एक मुद्दा हो कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी चालू रखें और एनपीए बैंक कम करे। ये तमाम मुद्दे हैं जो इस बैठक में छाए रहेंगे। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर आरबीआई ने सरकार से पीएसयू बैंकों में ज्यादा पूंजी डालने की मांग की है। इस बारे में आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा ने कहा है कि वित्त मंत्रालय को पीएसयू बैंकों में पूंजी दोगुनी करनी चाहिए और सरकार ने वित्त वर्ष 2016 में पीएसयू बैंकों के कैपिटलाइजेशन के लिए जो पूंजी दी है वो काफी नहीं है। हम आपको बता दें कि बजट में सरकार ने सरकारी बैंकों में 7,940 करोड़ रुपए पूंजी डालने का ऐलान किया था। हालांकि ये राशि सरकारी बैंकों की पूंजी की जरूरत से आधी है। पिछले साल भी ऐलान किए गए
करीब 11,200 करोड़ के मुकाबले चुनिंदा बैंकों में 6,990 करोड़ पूंजी डाली गई थी। सूत्रों के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुख अगले हफ्ते की शुरुआत से ही अपनी पूंजी की जरूरतों के मद्देनजर सरकार को प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे। ये मुद्दा कल वित्त मंत्री से मुलाकात में भी उठ सकता है। और नेस्ले मैगी पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने अदालत पहुंच गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कल करेगा। नेस्ले ये मानने को तैयार नहीं कि मैगी खाने के लिए असुरक्षित है। हालांकि अमेरिकी और यूके में भी मैगी की फूड क्वालिटी की जांच हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या जानकारी है आपके पास? मैगी कोर्ट में, नेस्ले मैगी के बारे में कोर्ट में जाकर क्या बोलने वाली है? मैगी मामले में कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एफएससीआई के मैगी को बैन किए जाने के आदेश के खिलाफ नेस्ले अब अदालत पहुंची है और कल से बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। नेस्ले का जो पक्ष है वो ये है कि वो मानती है कि मैगी अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है और वो एफएससीआई के आदेश से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट को एफएससीआई के आदेश की जुडिशियल रिव्यू करनी चाहिए। उसका कहना है ये पूरा मामला भारत में फूड सेफ्टी कानूनों के गलत इंटरप्रिटेशन का है और इसका खामियाजा मैगी को भुगतना पड़ा है। उदाहरण के लिए इसका कहना है कि जो फूड सेफ्टी कानून है उनमें ये तो कहा गया है कि हर कंपनी को एमएसजी अगर है तो उसकी मात्रा अपने पैकेट पे लिखनी जरूरी है, लेकिन वो मात्रा कितनी होनी चाहिए, परमिसिबल लिमिट क्या है, वो कहीं भी फूड सेफ्टी कानून में मेंशन नहीं है। हालांकि कंपनी फिर भी मानती है कि मैगी में उसने किसी तरह का एमएसजी नहीं मिलाया है और वो नेचुरली ऑकरिंग एमएसजी हो सकता है, लेकिन किसी तरह का एडेड एमएसजी उसने नहीं मिलाया है और इसी आधार पर वो कोर्ट जा रही है और वो चाहती है कि एफएससीआई के आदेश की एक बार फिर से समीक्षा की जाए। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि उसने एफएससीआई के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है और बाजार से मैगी के पैकेट्स विड्रॉ करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इसको कानूनी लड़ाई में भी ले जाना चाहती है और अदालती लड़ाई में इसको आगे ले जाएगी। तो एक तरफ जहां मैगी को विड्रॉ करने का प्रोसेस चलता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ वो चाहती है कि न्यायालय भी इसको सुने। लेकिन मैगी की मुश्किलें भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि भारत के अलावा अब दुनिया के कई देशों में मैगी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अमेरिका ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और वहां का फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की जांच कर रहा है कि मैगी की फूड क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा यूके में भी मैगी के सभी वैरायटीज की जांच शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में मैगी मामला यूं ही चलता रहेगा और उम्मीद है कि इसमें कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। जी रोहन, बहुत शुक्रिया इस मैगी अपडेट के लिए। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कल कौन से दो अहम आंकड़ों पर होगी सबकी नजर। और ब्रेक के बाद 3 बजे आवाज के साथ खास मुलाकात में पूर्व वित्त मंत्री की बेबाक बात सुनिए कुछ ही देर में। हमारे खास प्रोग्राम काउंटर पॉइंट में पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के अब तक के कामकाज पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार को तेजी से बोल्ड फैसले लेने की जरूरत है। If government doesn't take bold measures, I'm afraid the economy will be flat for another 12 to 18 months. But if you take bold measures, you've got 282 members in the Lok Sabha. So things can be done, things can be moved. And then you address sectoral issues, the issue of banks, the issue of insurance, the issue of capital market, all the money locked up in provident funds, pension funds, the distressed assets, stressed assets. If you begin to address these issues with a lot of courage and boldness, I think the economy can be moved in about 6 months to 12 months. But I'm afraid 2015 may turn out to be a wasted year. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का मानना है कि आरबीआई को ब्याज दरों में और पहले कटौती करनी चाहिए थी। साथ ही आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है, उतना बैंकों ने नहीं की है। चिदम्बरम के मुताबिक सरकार और आरबीआई के बीच संवाद बहुत कम है। My view is closer to the view of the government. I think the Reserve Bank of India ought to have cut rates a little earlier. But the governor seems to think otherwise. But the fact is, in this year, he has cut rates thrice. He has cut 75 paise.
Banks are not yet passing it on. They've just begun to cut rates. I think the governor should have done it earlier, but that's all in the past now. But the governor and the government must talk to each other practically every day. Each one must try to influence the other. और कल बाजार की नजर दो अहम आंकड़ों पर होगी। कल शाम अप्रैल के आईआईपी आंकड़े और मई के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। क्या अनुमान है, ये बताने के लिए हर्षदा हमारे साथ है। हर्षदा, आईआईपी और महंगाई दर के आंकड़े कैसे नजर आ रहे हैं? जी हां, आईआईपी के आंकड़ों से निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि अप्रैल के महीने में अनुमान यही है कि आंकड़ा 2% से कम रहेगा और जानकारों का मानना है कि ये रेंज करीब 0.3 से 0.8% के आसपास रह सकती है। हमारा अनुमान कह रहा है कि 1.1% के आसपास ये नंबर्स रहेंगे। वजह साफ है, पिछले महीने हमने देखा था कोर सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो धीमी पड़ती हुई दिखाई दी थी, तो उसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा बहुत धीमापन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखना होगा कि माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो पिछले महीने थोड़े से सुस्त होते हुए दिखाई दिए थे, वहां पर किसी तरह का अपटिक आता है या नहीं। और साथ ही साथ वो कैपिटल गुड्स का नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर पिछले महीने यानी कि मई के महीने में भी डी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये नंबर्स काफी अहम होंगे और अगर ये 1% से कम के नंबर्स आते हैं तो काफी निराशा और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम जो लीड इंडिकेटर्स आए हैं, चाहे वो ऑटो बिक्री हो, वहां पर थोड़े से स्लो डाउन के संकेत बनते हुए दिखाई दिए हैं। एचएसबीसी पीएमआई इंडेक्स में भी जो नंबर्स आए, उसमें भी सजेशन यही है कि कुछ धीमापन इन नंबर्स में आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ सीपीआई के नंबर से भी ज्यादा राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। यह आंकड़ा करीब 4.99% के आसपास आने का अनुमान है। याद रखिए, पिछली बारी सीपीआई के आंकड़ों में बेमौसम बरसात का असर नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बारी उसका असर देखा जाएगा। फूड इन्फ्लेशन एक ट्रिगर पॉइंट रह सकता है इन आंकड़ों में। जी हर्षदा, शुक्रिया। नजर आएगी कल इन आंकड़ों पर। इधर अशोभा तूफान से भले ही देश में कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन इस तूफान ने मानसून की चाल को बिगाड़ दिया है। मानसून के पहले 10 जून तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में पहली मानसून की फुहारें 15 जून तक ही पड़ेंगी। दरअसल अशोभा तूफान की नमी खींचने के कारण मानसून की प्रगति रुक गई है। इस बीच निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि मानसून और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण देश के कई हिस्सों में 13 से 16 जून के बीच बारिश होगी। स्काईमेट के मुताबिक जून में बारिश का ये सबसे लंबा दौर हो सकता है। और ब्रेक के बाद एनडीए की नाव में सवार हुए जीतन राम मांझी। और क्या मांझी के सहारे बीजेपी की होगी नैया पार, जानेंगे सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया की राय इस ब्रेक के बाद। अब बात बिहार के बनते बिगड़ते सियासी समीकरणों की। आज एनडीए की नाव पर मांझी सवार हो गए। बिहार में सियासी माहौल और गर्म हो गया है। लालू और नीतीश के हाथ मिलाने के बाद एनडीए ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली में एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा तो शुरू हो ही गई है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए के साथ जोड़ने में कामयाब हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए से सहयोग का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी सीटों के बंटवारे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन को हराने के लिए एनडीए से वो जुड़ रहे हैं। अभी सिर्फ यही हुआ कि हर हालत में हम लोग उस गठबंधन को डिफाई करें। उसके लिए हम लोगों को जहां तक जैसे जो कन्विंसिंग एटीट्यूड से जो भी करना होगा एक दूसरे को मदद करेंगे। अभी सिर्फ यही बात है। अभी कोई चीज का हम लोग ये नहीं किया है। 15 तारीख को हम कोर कमेटी की बैठक पटना में करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग विचार कर रहे हैं कि कहां कहां हमारा सीट बढ़िया बन रहा है। वैसे हमारी तैयारी 200 से 400 सीट पर है और इसलिए 243 सीट पर मेरा तैयारी है। फर्ज कीजिए कि हमको मदद करना होगा भाजपा को, तो हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो हम कैसे मदद करेंगे। इसलिए 200 से 400 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है और उसी में जो सीट हम लोग निकाल सकते हैं
जो सीट भाजपा निकाल सकती है, जो सीट लोजपा निकाल सकती है, जो सीट अब जो कुशवाहा जी निकाल सकते हैं, सबकी वायबिलिटी को देखते हुए सीट एडजस्टमेंट की बात होगी। बिहार की राजनीति पर और बात करते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, आप जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने का बिहार की राजनीति पर किस तरह का असर देख रहे हैं? जिस तरह से मांझी अभी बात कर रहे थे कि क्या समीकरण बनेगा, किस तरह सीटों का बंटवारा होगा, आपको लगता है ये सब किस तरफ जा रहा है? हम ये समझते हैं कि बीजेपी ने ये सोच के लिया है कि ये जो महादलित की, अति पिछड़ों की बिहार की राजनीति है, उसमें मांझी जी जो हैं वो कुछ वोट बीजेपी की तरफ से ला सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि मांझी जी एक प्रकार के उसी तरह के नाइट वॉचमैन हैं जो रन बनाने निकले थे लेकिन दरअसल रन बिल्कुल नहीं बना पाए। तो ये कोई अच्छी बल्लेबाजी कर पाए, गेंदबाजी कर पाए चुनाव के इस मैदान में, ये मुझे बहुत कठिन लगता है। बीजेपी की मजबूरी ये है कि वहां पर जो अपर कास्ट पार्टी की छवि बनी हुई है उसको दलितों की, अति पिछड़ों की छवि में कैसे ढाला जाए, उसके लिए इनके पास नेताओं की एक प्रकार से कमी है जो कि सुर्खियों में आ सके। चूंकि मांझी बागी हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हेडलाइन ग्रैब कर लेंगे। तो परसेप्शन बनाने के लिए और दलित और पिछड़ों की राजनीति करने के लिए इनको लाया गया है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वजनदार कदम हो ऐसा हमको नहीं लगता। तो संजय जी, अगर दूसरे खेमे की बात करें, जो आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस साथ मिल रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित भी कर दिया है, वो कितने मजबूत नजर आ रहे हैं? वहां एक बड़ी बात हुई है, एक प्रकार की दानिशमंदगी नजर आती है, जहां पर कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिल करके इस पर सहमत हो गए हैं कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन टिकट बंटवारे पर हमको ये आशंका है कि बड़ी भारी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जब आप डिटेल में जाके देखते हैं तो पता लगता है कि 2014 के चुनाव में जेडीयू के मुकाबले आरजेडी पहले नंबर की और दूसरे नंबर की सीटों में ज्यादा बड़ा नंबर लेकर के बैठी हुई है। दोनों के मन कितने मिले हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें लगता है कि अभी बहुत इनको मेहनत करके वास्तविक बाइपोलर कॉन्टेस्ट बनाना पड़ेगा। उसमें अगर कमजोरी दिखाएंगे तो वहां पर बीजेपी के सामने ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं रख पाएंगे जितना कि इनमें दम है। तो आपस के नेताओं के अहम और टिकट बंटवारे पर लगातार नजर रखनी होगी। सिर्फ नीतीश बाबू को नेता डिक्लेयर करने भर से काम नहीं चलने वाला। जी संजय जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और म्यांमार में भारत की कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवाब दिया है। पर्रिकर ने पाकिस्तान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग भारत के नए रुख से भयभीत हैं उन्हें प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इस बीच पर्रिकर ने मीडिया के सामने सैन्य अभियान का ब्यौरा देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गृहमंत्री निसार अली खान के उस बयान के बाद ये उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान म्यांमार की तरह नहीं है और भारत उसकी सीमा में घुसने की हिम्मत ना करे। Presidents has changed the mindset of the full security scenario in the country. I'm not going into the detail of the event which has been briefed by military operations, obviously because it is security sensitive, but I'm going into the aspect of it creating a different mindset. म्यांमार में भारतीय सैन्य अभियान के बाद राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि पूरे मिशन को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, लेकिन हमारे मंत्रियों में श्रेय लेने की होड़ लगी है। उन्होंने म्यांमार का नाम लिए बगैर कहा कि जो देश हमें सहयोग करने को तैयार है उसे भी अब सहयोग करने की बात बताने में शर्म आने लगी है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि म्यांमार में सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों काफी परेशान हैं। भारत के जो स्पेशल फोर्सेस है वो जो कोई भी मिशन दूसरे देश में करती हैं, सीमा पर करती हैं, उस पर केवल भारत की सेना का बयान आता है। डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, यहां मंत्रियों में होड़ लगी है और ये राष्ट्र के हित में नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ।
पाकिस्तान की संसद ने भारतीय नेताओं के बयानों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। उधर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने गीदड़ भभकी दी है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम शब बारात में फोड़ने के लिए नहीं बनाया है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया न्यूज को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि भारत का एजेंडा है कि पाकिस्तान को दबाया जाए। मुशर्रफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमला ना करे, हमारी सीमा में ना घुसे भारत, क्योंकि हम छोटी ताकत नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर पावर है। 20 करोड़ अवाम, न्यूक्लियर मिसाइल ताकत, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस हो। कोई माई का लाल इस मुल्क के साथ कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हमारी आर्म फोर्सेज है, 5वीं 6ठी दुनिया की स्ट्रांग फोर्स है, कोई मजाक नहीं है। कोई करे हमारे साथ, जरा हम दिखाते हैं उसे, ठीक है। ये हमें अपने में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। उसके बाद ना ये वो कह रहे हैं धमकियां दे रहे हैं, हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है, बंद करो जी धमकियां। और घरेलू हिंसा के आरोप के बाद सोमनाथ भारती की पत्नी को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। पुलिस कमिश्नर BS बस्ती ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती की पत्नी को सुरक्षा दे दी है। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंख में पानी है। हम चाहते हैं कि महिला को हम इतना सशक्त बना दें, वो आंख में पानी की बजाय उसके हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। दिल्ली के मालवीय नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। NCW के चेयरपर्सन बरखा शुक्ला ने कहा है कि सोमनाथ को 26 तारीख तक का वक्त दिया गया है, उसके बाद उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी इसे गंभीर मसला बताते हुए सोमनाथ भारती पर कार्रवाई की मांग की। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि एक तरफ आप नेता समाज को सुधारने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ घर में बीवी के साथ ऐसे पेश आते हैं। फर्जी डिग्री मामले में फंसे पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। कहा अंतरिम राहत प्रदान करने से मामला हो जाएगा और अभी जटिल। अब 16 जून को होगी तोमर की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई। अदालत ने इस मामले के IO को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया। उधर तोमर को फिर से फैजाबाद के साकेत कॉलेज लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची। योग दिवस पर उठ रहे विवाद के बीच कुछ मुस्लिम संगठनों ने आयुष राज्य मंत्री दीपक श्रीपद नाइक से मुलाकात की है। मुस्लिम नेता अब्बास अली बोहरा ने कहा है कि योग दिवस को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। वहीं धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अच्छी बात यह है कि सूर्य नमस्कार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम से हटा दिया गया है। इस बीच योग दिवस से पहले हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसन के बारे में ट्वीट करके बता रहे हैं। पीएम मोदी ने आज वक्रासन के बारे में ट्वीट किया है। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट में खाने पर कितना लगेगा सर्विस टैक्स। और खराब गेहूं ने बिगाड़ा आटा मिलों का मूड, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। आरबीआई ने बैंकों में खाता खोलने के नियम थोड़े और आसान कर दिए हैं। बैंक एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली, टेलीफोन या पोस्टपेड मोबाइल बिल भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज उस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिससे बैंक एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी धीरज अग्रवाल से। धीरज, आरबीआई ने किन नए दस्तावेजों को एड्रेस प्रूफ के तौर पर अब मान्यता दे दी है? देखिए, आरबीआई के आज के नियम के बाद लोगों के लिए बैंक खाता खोलना पहले से थोड़ा और आसान हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने एड्रेस प्रूफ के लिए जो दस्तावेजों की नई लिस्ट बनाई है उसमें कई ऐसे नाम शामिल किए हैं जिनमें से कोई न कोई प्रूफ आमतौर पर हम में से हर किसी के पास तो होता ही है। जो नए दस्तावेज शामिल किए गए हैं एड्रेस प्रूफ की लिस्ट में, उसमें बिजली, टेलीफोन या पोस्ट पेड मोबाइल बिल एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होंगे। इसके अलावा पाइप्ड गैस या पानी का बिल भी जो है वो बैंक खाता खोलने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। कंडीशन बस ये है, शर्त बस ये है कि ये बिल ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पुराने होने चाहिए, उससे ज्यादा पुराने नहीं हो सकते। इसके अलावा और भी कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बैंक मानेंगे एड्रेस प्रूफ के तौर पर। उनमें एक है किसी दूसरे बैंक का खाता या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का स्टेटमेंट। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अगर वो हैं तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो, प्रॉपर्टी या नगर पालिका से जो
जो आपने कोई टैक्स चुकाया है उसकी रसीद मिल रही हो, सरकारी ऑफिस से जो कर्मचारी को घर का अगर स्टेटमेंट मिल रहा है तो वो भी वैध एड्रेस प्रूफ के तौर पे माना जाएगा। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है, इसमें नए शामिल इसलिए किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सरकार का इरादा है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में सरकार बढ़ रही है, उसको और मजबूती दी जा सके। यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि पिछले साल ही अगस्त में आरबीआई ने एक नियम बनाया था जिसके तहत बैंकों को कहा गया था कि वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के आधार पर भी लोगों का खाता खोल सकते हैं, बिल्कुल बशर्ते उस डॉक्यूमेंट। शुक्रिया धीरज सारी डिटेल्स के लिए। और रिजर्व बैंक ने आज रियल एस्टेट डेवलपर्स और एविएशन सेक्टर के लिए ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग स्कीम की अवधि 31 मार्च 2016 तक के लिए बढ़ा दी है। इन दोनों ही सेक्टर्स की कंपनियां विदेश से पैसा जुटा सकेंगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए छूट सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए होगी, वहीं एविएशन कंपनियां विदेश से लिया कर्ज अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पूरे करने के खर्च कर सकेंगे। एक एयरलाइन के लिए ईसीबी की अधिकतम सीमा $30 करोड़ है, जबकि पूरे सेक्टर के लिए ये $1 अरब रखी गई है। फंड की कमी से जूझ रही एविएशन और हाउसिंग सेक्टर के लिए ईसीबी की अवधि बढ़ाया जाना अच्छी खबर है। उम्मीद की जा रही है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए इस कदम से सरकार के सबके लिए घर मुहिम को बढ़ावा भी मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद 21 जून को योग के लिए तैयार है इंडिया। सीएनबीसी आवाज ने भी लोगों को किया जागरूक। और दिखाएंगे आपको कितना खुश मिजाज है आपका शहर। छोटे से ब्रेक के बाद एक जून से देश में सर्विस टैक्स की दर बढ़कर 14% हो गई है। इसके दायरे में रेस्टोरेंट में खाना पीना भी आता है, लेकिन सिर्फ वही रेस्टोरेंट जो एयर कंडीशनड है। यही नहीं, आपको पूरे बिल पर 14% नहीं 5.6% ही सर्विस टैक्स देना होगा। आप वीकेंड में या कुछ खास मौकों पर ही सही रेस्टोरेंट्स में खाने पीने तो जाते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बिल चुकाने से पहले उसे ध्यान से देखा है? क्या आपने पता लगाने की कोशिश की है कि बिल में आपको कितना सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि बढ़ी हुई दर के बाद आपके बिल में सर्विस टैक्स का हिस्सा कितना बड़ा होगा। सबसे पहली बात ये कि अगर रेस्टोरेंट एसी नहीं है या सेंट्रली एयर कंडीशनड मॉल या कॉम्प्लेक्स में नहीं है तो आपको कोई सर्विस टैक्स नहीं देना, और कोई रेस्टोरेंट अगर ऐसा कर रहा है तो वो गैर कानूनी है। दूसरी ओर अहम बात यह है कि जो रेस्टोरेंट एसी हैं वहां भी आपके बिल की कुल रकम के सिर्फ 40% हिस्से पर ही सर्विस टैक्स लगता है। मान लीजिए कि अगर आपका खाने का बिल 1000 रुपए है तो इसके 40% यानी 400 रुपए पर ही सर्विस टैक्स लगेगा। इस 400 रुपए पर 14% सर्विस टैक्स के हिसाब से देनदारी होगी 56 रुपए की, यानी 1000 रुपए के बिल पर 56 रुपए का सर्विस टैक्स। दूसरे शब्दों में कहें तो कुल बिल पर सर्विस टैक्स की देनदारी बनती है 5.6% की, ना कि 14% की। हाँ, आपके खाने के बिल पर रेस्टोरेंट वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस चार्ज भी वसूलता है। तो अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो बिल का पेमेंट करने के पहले ये जरूर देखें कि सर्विस टैक्स के तौर पर आपसे कितने पैसे वसूले जा रहे हैं। ध्यान रखें कि ये आपके ओरिजिनल बिल अमाउंट का 5.6% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल सिर्फ आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई का नहीं है, बतौर कंज्यूमर आपके हक का भी है। धीरज अग्रवाल, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। बेमौसम बरसात का खामियाजा अब रोटी, ब्रेड और बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल बेमौसम बारिश के चलते गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है और एफसीआई के पास जो गेहूं है उसकी क्वालिटी खराब है। ये आटा मिल मालिकों के लिए परेशानी की बात है। उनकी सरकार से मांग है कि इस साल नए और पुराने गेहूं दोनों को एक साथ ओपन मार्केट में बेचने के लिए रखा जाए। मॉनसून में देरी का असर तो देर से दिखेगा, लेकिन जनवरी से लेकर मार्च में जो बेमौसम बारिश हुई है उसने रबी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। खासकर गेहूं की फसल को इससे भारी तबाही झेलनी पड़ी। सरकार ने भी इस साल किसानों के बोझ को हल्का करने के लिए कम गुणवत्ता वाला गेहूं तो खरीद लिया, लेकिन गेहूं के खरीदार इस बात से परेशान हैं। उन्हें डर है कि आने वाले समय में गेहूं की क्वालिटी पर इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। अब वो खाद्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव देने का मन बना रहे हैं। सरकार से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं
अभी हम लोगों ने ये डिसाइड लिया है कि हम लोग अपना फेडरेशन की तरफ से उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देंगे कि भी चूंकि पिछले साल का आपके पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 17 मिलियन टन का है, तो मिल्स अपना क्वालिटी को मेंटेन कर सके। चंडीगढ़ देश में सबसे खुशहाल शहर है, ये पता चला है एलजी इंडिया के एक हैप्पीनेस सर्वे में। कंपनी ने IMRB इंटरनेशनल के साथ मिलकर देश के 16 शहरों में सर्वे कराया। इस सर्वे में दिल्ली सबसे खुशहाल महानगर चुनी गई। और क्या खास बातें हैं एलजी के सर्वे में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अर्नब वसावड़ा। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी एलजी इंडिया और IMRB इंटरनेशनल के हैप्पीनेस सर्वे का मकसद ये जानना था कि देश के लोगों को खुशी किस चीज में मिलती है। 16 शहरों में हुए इस सर्वे में करीब 2400 लोग शामिल थे, जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच थी। खुशहाली को 4P पैशन, पर्पस, प्लेजर और परस्यूट 4 पहलू में बांटा गया और इसी तर्ज पर सवाल पूछे गए। इसमें चंडीगढ़ 190 के हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ सबसे खुशहाल शहर बना, जबकि लखनऊ 157 पॉइंट के साथ दूसरे और दिल्ली 149 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर आए। हालांकि दिल्ली महानगरों में अव्वल रही। हैप्पीनेस इंडेक्स में चौथे नंबर पर चेन्नई और 5वें नंबर पर बेंगलुरु आए। मुझे हैप्पी तो इसलिए लग रहा है, जो एक चीज हमने जो किया हेल्प इज लाइफ गुड हैप्पीनेस स्टडी, ये कुछ हटके कुछ किए हुए हम लोग। आफ्टर 18 years, like we wanted to take it forward and to understand जो लोगों को हैप्पीनेस इंडिया में किस लिए है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो 21 जून को है। इसकी तैयारियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब पूरा देश जुट गया है। इस मौके पर CNBC आवाज भी बढ़ चढ़कर लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहा है अपने खास आयोजन में, जिसका नाम है इंडिया का योग। कंज्यूमर और हमारी जिंदगी एक चुनौती बन चुकी है। हर रोज दौड़ भाग, तनाव, चिंता, ऐसे में खुद को फ्रेश और रिचार्ज करने के लिए योग से बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए आपकी थकान मिटाने के लिए जाते जाते हम आपको दिखाते हैं वृक्ष आसन करने का तरीका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ट्री पोज, वृक्ष आसन। इससे आपका फोकस बढ़ता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें दूर रहती है। तो आइए देखते हैं ट्री पोज कैसे करना है। आप एक पैर पे खड़े हो जाइए और उस पैर की मसल को एकदम टाइट रखिए। दूसरा पैर काफ के ऊपर रखिए। दूसरे पैर की फिंगर नीचे पॉइंट करेंगी, हील ऊपर और नी बाहर। पर ध्यान दीजिएगा कि या तो आप काफ पे रखेंगे या फिर साइड पे, नीचे से नहीं। सो विचेवर यू चूज। और फिर अंजलि मुद्रा में हाथ रख के फोकस करिए। अपने आप को ऊपर इलॉन्गेट करने की कोशिश करिए और फोकस करते रहिए। अपने शरीर को जितना टाइट रख सकते हैं बैलेंस से, उतना टाइट रखिए। इस पोस्चर को फिर आप दूसरे लेग पे रिपीट करिए। तो फिर से ये मसल टाइट करिए, दूसरा पैर ऊपर नीचे, टोज फेसिंग डाउन, नी फेसिंग आउट। ये थाई को एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए। अपने बेली बटन को अंदर टक करिए, शोल्डर पीछे, बॉडी एकदम स्ट्रेट और लंबा होने की कोशिश करिए। इस पोस्चर से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये तीनों चीजें तो अलग रहती हैं, बल्कि आपका बॉडी का बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है और आप फोकस भी ज्यादा कर सकते हैं। चलिए और आवाज एट 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही।